खाओ तुम। वो कहता, वो भी खा लेंगे, और फिर रसोई में इधर उधर देखने लगता। और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती और बर्तनों की तरफ मुतवज्जा होती तो बाबू धनी राम उसे रोकते हुए कहते, रहने दे बहू, बर्तन सुबह हो जाएंगे। अंदू कहती, नहीं बाबूजी, मैं अभी किए देती हूँ झपाके से। तब बाबू धनी राम एक लरजती हुई आवाज़ में कहते, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें ना करने देती। और अंदू एकदम अपने हाथ रोक लेती। छोटा पाशी भाभी से शर्माता था, इस ख्याल से कि दुल्हन की गोद झट से हरी हो। चमकी भाभी और दरियाबाद वाली पुप्पी ने एक रस्म में पाशी ही को अंदू की गोद में डाला था। जब से अंदू उसे ना सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा समझने लगी थी। जब भी वो प्यार से पाशी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वह घबरा उठता और अपना आप छुड़ाकर 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता, देखता और हंसता रहता। पास आता तो दूर हटता। एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पाशु को डांटते हुए कहते, अरे जा ना, भाभी प्यार करती है, अभी से मर्द हो गया तू। और दुलारी तो पीछा ही ना छोड़ती इसका, मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी। किसरार ने बाबू जी के अंदर कोई जिनारो वधन जगा दिया। एक रात इस बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वह घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। अंतु ने लपकते हुए पकड़ा तो सर से दुपट्टा उड़ गया। बालों की फूल और चिड़िया, मांग का सिंदूर, कानों के करण फूल सब नंगे हो गए। बाबूजी, अंतु ने सांस से खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी को पकड़ने और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में अंतु के पसीने छूट गए। इस बेमाँ बच्ची को छाती से लगाए हुए अंतु ने उसे एक ऐसे बिस्तर में सुला दिया जहाँ सरहाने ही सरहाने, तकिए ही तकिए थे। ना कहीं पाइंती थी, ना काट के बाजू। चोट तो एक तरफ, कहीं कुछ चुभने वाली चीज़ भी ना थी। फिर अंतु की उंगलियां दुलारी के फोड़े ऐसे सर पर चलती हुई उसे दुखा भी रही थी और मज़े भी दे रही थी। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे प्यारे गड़े पड़ते थे। अंदू ने इन गड़ों का जायज़ा लेते हुए कहा, हाय रे मुन्नी, तेरी सास मरे, कैसे गड़े पड़ रहे हैं गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी की तरह कहा, गड़े तुम्हारे भी तो पड़ते हैं भाभी। हाँ मन्नू, अंदू ने कहा और एक ठंडा सांस लिया। मदन को किसी बात पर गुस्सा था। वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही है। क्यों, अच्छा क्यों है? अंतु ने पूछा। हाँ, ना आगे बांस ना बजे बांसुरी, सांस ना हो तो कोई झगड़ा नहीं रहता। अंतु ने एकाएकी खफा होते हुए कहा, तुम जाओ जी, सो रहो जाकर, बड़े आए हो, आदमी जीता है तो लड़ता है ना, मरघट की चुपचाप से झगड़े भले। जाओ ना, रसोई में तुम्हारा क्या काम। मदन घसियाना होकर रह गया। बाबू धनीराम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही अपने अपने बिस्तरों में यूं जा पड़े थे जैसे दफ्तरों में छुट्टियां स्टार्ट होती हैं। लेकिन मदन वहीं खड़ा रहा। एहतियात ने उसे ढीठ और बेशर्म बना दिया था। लेकिन इस वक्त जब अंदू ने भी उसे डांट दिया तो वो रहानसा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसमसाता रहा। लेकिन बाबूजी के ख्याल से अंदू को आवाज़ देने की हिम्मत ना पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई थी। जब मुन्नी को सुलाने के लिए अंदू की लोरी की आवाज़ सुनाई दी तो आनंदिया रानी बुराई मस्तानी, वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद भगा रही थी। अपने आप को से बेजार होकर उसने ज़ोर से चादर सर पर खींच ली। सफ़ेद चादर के सर पर लपेटने और सांस के बंद करने से ख्वामख्वाह एक मुर्दे का तस्वुर पैदा हो गया। मदन को ये लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन अंतु उसके पास बैठी ज़ोर ज़ोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयाँ मार मार कर चूड़ियाँ तोड़ रही है और फिर बाहर लपक जाती है और बाहें उठा उठा कर अगले मोहल्ले के लोगों से फरियाद करती है, लोगों, मैं लुट गई। अब उसे दुपट्टे की परवाह नहीं,
कमीज़ की परवाह नहीं।